नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रैवल्स बिजनेस के नाम पर 1 करोड़ 13 लाख की धोखाधड़ी, तहसील पुलिस स्टेशन में मामला हुआ दर्ज। नागपुर जिले में मिलावटखोरों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जिलाधिकारी आर विमला ने दिए संबंधित विभागों को निर्देश। और अमरावती जिले में होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख मोर्चा, समय की पाबंदियां हटाए जाने की गई मांग। और अब खबरें विस्तार से। तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत ट्रैवल्स बिजनेस में निवेश के नाम पर 1 करोड़ 13 लाख 8,500 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसके नाम देवेंद्र गोविंद गोयल और उसका भाई रितेश गोविंद गोयल बताए गए हैं। दोनों गोकुलपेट निवासी है। कोर्ट के निर्देश पर दोनों को जेल भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इतवारी निवासी आशीष जिनेंद्र जैन ने तहसील पुलिस स्टेशन में देवेंद्र गोविंद गोयल, रितेश गोविंद गोयल, निकिता देवेंद्र गोयल, गोविंद मुरारीलाल गोयल और पायल सोमानी के खिलाफ ट्रैवल्स बिजनेस में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि आरोपी टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करते हैं। उनकी श्री ट्रैवल्स नाम की कंपनी भी है। आरोपियों ने आशीष को बताया कि श्री हॉलीडेज में इंटरनेशनल होटल बुकिंग, इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्री बुकिंग, टूर बुकिंग, विदेशी मुद्रा की खरीदी बिक्री करने की बात बताई। साथ ही उन्हें विमान कंपनियों की कॉर्पोरेट आईडी होने की बात कहकर फ्लाइट्स की टिकट एडवांस में ही खरीदकर बेचने में भारी मुनाफे का झांसा दिया और निवेश के लिए उकसाया। जिनेंद्र का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें आरबीआई का फर्जी लाइसेंस भी दिखाया। जिनेंद्र ने आरोपियों पर विश्वास कर 2014 से लेकर 2018 तक 2 करोड़ 29 लाख 90 हजार रुपए निवेश किए, लेकिन आरोपियों ने उन्हें कोई लाभांश नहीं दिया। कोरोना लॉकडाउन का गैर फायदा उठाते हुए अनेक दुकानदारों द्वारा अधिक दामों पर सामान बेचा जा रहा है। कुछ तो मिलावटखोरी भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश संबंधित विभाग को जिलाधिकारी विमला आर ने दिया है। जिला ग्राहक संरक्षण परिषद की ऑनलाइन बैठक में वजन माप व अन्न व औषध विभाग की ओर परिषद के सदस्यों ने ध्यान दिलाया। सदस्यों का कहना था कि कोरोना के चलते कम समय तक ही दुकान खोलने की अनुमति है, जिसके चलते ग्राहकों की भीड़ भी अधिक हो रही है। इसका फायदा मिलावटखोर विक्रेता उठा रहे हैं। अधिक दामों पर भी सामान बेचा जा रहा है। इस पर जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिए। साथ ही नागरिकों से लिखित शिकायत करने की अपील की। कोरोना काल में अनेक जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। सब्जी, भाजी व फल भी बेभाव बेचे जा रहे हैं। खाद्य तेल का भाव भी बढ़ गया है और इसमें बड़े पैमाने पर मिलावट होने की जानकारी दी गई। तेल में मिलावट करने वालों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की रिपोर्ट भी बैठक में सादर की गई। बैठक में परिषद के सचिव व जिला आपूर्ति अधिकारी भास्कर तायडे ने बीते कोविड काल में अस्पतालों द्वारा अनावश्यक बिलों की वसूली की शिकायतों और इस संदर्भ में मनपा प्रशासन के माध्यम से की गई कार्रवाई की जानकारी दी। अमरावती जिले में होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्य मोर्चा निकाला गया। इस दौरान जिले में व्यापारियों ने कोरोना संक्रमण कम होने के बावजूद समय की बंदी हटाए जाने के विरोध में ऐतराज जताते हुए इसे हटाए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि अमरावती जिले में इन दिनों कोरोना का संक्रमण काफ़ी कम है। बावजूद इसके होटल और रेस्टोरेंट खोले जाने के लिए 4 बजे तक की बंदिश लगाई गई है, जिससे व्यापार बड़ी मात्रा में प्रभावित हो रहा है। इन्हीं बातों से परेशान होते हुए अमरावती में होटल व रेस्टोरेंट संचालक जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्य मोर्चा लेकर पहुंचे हुए थे। जबकि इनकी मांग पर जल्द अमल न किया गया तो तीव्र आंदोलन करने का इशारा दिया गया। रेस्टॉरंट लॉजिंग असोसिएशनच्या माध्यमातून आज जो आम्ही मोर्चा काढला, याच्यामधले सगळे हॉटेल व्यावसायिक आणि आमच्या हॉटेलमध्ये काम करणारे सगळे कर्मचारी रस्त्यावर येऊन आजचा आमचा जो विशेष मागणी अशी आहे की काल राज्य सरकारमार्फत काही घोषणा झाल्या, त्या घोषणेच्या माध्यमातून रात्री 8 वाजेपर्यंत त्यांनी मुभा देण्यात आली। मला राज्य सरकारला हे विचारायचं आहे की लेवल 1चा जो डिक्लेरेशन त्यांनी काही काळापूर्वी जेव्हा केलं होतं, ज्याच्यामध्ये पूर्ण वेळ आणि पूर्ण 100% क्षमतेनुसार व्यवसाय करण्याची परवानगी त्यांनी काही दिवसापूर्वी जेव्हा अलॉट केली होती, त्या गोष्टीचं काय झालं। सर्वात महत्त्वाचा विषय की आज फक्त अमरावतीमध्ये 15 लाख लोकसंख्येच्या गावामध्ये 10 ते 12 पेशंट रोज निघत आहेत। काल 4 आणि परवा 9 होते। या
1.5 वर्षाच्या काळात शासनाने जेवढे कधी नियम लॉकडाऊनच्या माध्यमातून लागले त्या सगळ्या नियमांसोबत हॉटेल व्यावसायिक आमचे कर्मचारी शासनासोबत उभे राहिले. परंतु जेव्हा पेशंट कमी झाले आणि सगळ्या गोष्टी नियंत्रणात असतानासुद्धा आम्हाला आमचा जो व्यवसायाचा वेळ आहे जो साधारणतः सायंकाळी 7 ते 11 असतो तो अजूनही आम्हाला मिळाला नाही. आमच्या अनेक वेळा मागणी होते की जेव्हा तुम्ही 4 वाजेपर्यंतची वेळ देता तेव्हा मार्केटचा एक वेगळा वेळ आणि हॉटेल व्यावसायिकांचा वेगळा वेळ हा 2 वेळेचा तुम्ही कॅटेगरीज करा जेणेकरून शहरातली गर्दी त्या नियमानुसार कमी होईल आणि ज्या लोकांना हॉटेलमध्ये यायचं आहे ते बरोबर त्या वेळेस येतील. आणि आम्ही 50% क्षमतेनुसार सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून कमीत कमी जास्तीत जास्त जागेत व्यवस्थितरित्या आमचं व्यवस्थापन करत होतो. आणि आज जो काही शासनाने नियम दिला आहे 8 वाजेपर्यंतचा हा आमच्या हॉटेल व्यावसायिकांना मान्य नाही. 50%पेक्षा जास्त रोजगार हा आमच्या माणसांचा गेला, कर्मचाऱ्यांचा गेला. ते 1.5 वर्षापासून घरी बसले आहेत. त्या अनुषंगाने जेव्हा इतर राज्य सेवा उद्योगांना वेगवेगळ्या मुभा देऊ शकते, सवलती देऊ शकते, ज्यामध्ये विशेष करून मालमत्ता कर असो, वीज बिल असो, GST असो, या प्रकारची सुद्धा कुठली सवलत महाराष्ट्र राज्य सरकारने आजपर्यंत सेवा उद्योगांना दिली नाही. आता आमच्या मागण्या याच आहे की आम्हाला आमचा पूर्ण वेळ आमच्या व्यवसायाकरता द्यावा, ज्या काही सवलती असेल त्या सवलती द्याव्या. शनिवारी आपण व्यवसाय चालू ठेवता, रविवारी पुन्हा बंद करता. मला समजत नाही की रविवारच्या आम्हाला हेच मागणी आहे की 8 वाजेपर्यंत नंतर तुम्ही जर वेळ आम्हाला दिला नाही तर आज आम्ही मूक मोर्चाच्या माध्यमातून आलो. जर ही वेळ अजून वाढवली नाही किंवा ही जर परिस्थिती अजून बिकट झाली तर उद्या दुसऱ्या प्रकारात आंदोलन करण्याची आमची सगळ्याची तयारी असेल. फक्त अमरावती रेस्टॉरंट लॉजिंग असोसिएशनच आज रस्त्यावर नाही तर नागपूर किंवा बाकीच्या जिल्ह्यातले सुद्धा लोक हळूहळू करून रस्त्यावर येणार आहेत आणि एक मोठ्या नियोजनाच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय एक मोठं निदर्शन येणाऱ्या भविष्यकाळात आम्ही करणार आहोत. राशि रत्न बेचने आए 2 अज्ञात आरोपियों ने 2 महिलाओं को ग्रहों के ग्रहण का डर दिखाकर उनके सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया. आरोपियों ने कुल 2,37,000 रुपए की धोखाधड़ी की. अजनी थाने में मामला दर्ज किया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे ताजनगर निवासी नीलोफर नासिर खान के घर अंदाजन 35 से 36 वर्ष के 2 युवक आए. उन्होंने बताया कि वे राशि के अनुसार रत्न बेचते हैं. दोनों ने नीलोफर को बातों में उलझाकर कहा कि उनके पीछे ग्रहण लगा है जिससे जीवन में कठिनाइयां चल रही है जो आगे और बढ़ेगी. नीलोफर डर गई और उनके झांसे में आ गई. नीलोफर का डर देखकर आरोपियों ने कहा कि वे अपने सारे गहने एक कपड़े में बांधकर एक पोटली में मिट्टी के बर्तन में रख दे. इन गहनों की कीमत 78,000 रुपये थी. नीलोफर ने ऐसा ही किया. इसके बाद आरोपियों ने उसी मटके में वैसी एक पोटली नीलोफर को देकर कहा कि इसे अपनी कमर में बांध ले और दोनों आरोपी वहां से चले गए. जब दोनों वहां से चले गए तो नीलोफर ने वो पोटली खोलकर देखी तो उसमें पत्थर थे. अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चलते ही अजनी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. थाने में सिरसपेट निवासी मीरा तुर्केल के साथ भी हुआ है. आरोपियों ने उनके 1,59,000 रुपए के गहने गायब कर दिए. पुलिस ने दोनों अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में दर्ज आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दायर की गई, किंतु जिला सत्र न्यायालय द्वारा राहत नहीं देने पर डॉक्टर समीर पालतेवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश विजय जोशी ने सरकारी पक्ष की दलीलों को स्वीकार कर जमानत देने से इनकार कर दिया. साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए 3 सप्ताह तक का समय प्रदान कर तब तक गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी है. अभियोजन के अनुसार VRG हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा सेंट्रल बाजार रोड रामदासपेट में मेडिट्रीना अस्पताल का संचालन किया जाता है. कंपनी में याचिकाकर्ता CEO है और 67% के हिस्सेदार है, जबकि शिकायतकर्ता 33% के हिस्सेदार है. याचिकाकर्ता की ओर से ही अस्पताल का पूरा संचालन देखा जाता है. अस्पताल में कुछ सरकारी योजना के तहत इलाज कराया जाता है, जिसमें भारी गड़बड़ी होने की सूचना मिलने के बाद चक्करवार ने 19 फरवरी 2021 को बर्डी पुलिस में शिकायत दर्ज की थी. शिकायत में बताया गया कि अस्पताल में इलाज कराने आए 3 मरीजों को छुट्टी देते समय बिल बराबर दिए गए, लेकिन इन बिलों की कंप्यूटर में एंट्री करते समय कम निधि दर्ज की गई. गत सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों की इस अस्पताल में 67% हिस्सेदारी है. शिकायतकर्ता के साथ याचिकाकर्ता का लंबे समय से कुछ मामलों को लेकर विवाद चल रहा है. दोनों पक्षों की लंबी दलीलों के बाद अदालत ने आदेश में कहा कि पूरी जांच के बाद ही किस हद तक धांधली की गई इसे पुलिस उजागर कर सकेगी. तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले,
खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर रायपुर सेक्शन के राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित भंडारा जिले की वैनगंगा नदी के बड़े पुल के निर्माण के बदले टोल वसूली का अधिकार अभिजीत अशोका इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया था। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के साथ इसके लिए हुए एग्रीमेंट के अनुसार 7 मार्च 2018 को टोल वसूली का कार्यकाल समाप्त हो गया, किंतु प्राधिकरण की ओर से कंपनी को 3 वर्ष 6 महीने और 2 दिन अतिरिक्त दिए गए, जिसके अनुसार अब 9 सितंबर 2021 को समयावधि समाप्त होने जा रही है। किंतु कोरोना काल में नुकसान होने का हवाला देते हुए कार्यकाल बढ़ाने की मांग करते हुए कंपनी की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता धर्माधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के चलते देश में 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिससे टोल नाका पर जो राजस्व की प्राप्ति होने की आशा थी वह नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि लगातार राजस्व में नुकसान हो रहा है। कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। 25 मार्च 2020 को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के टोल सेक्शन की ओर से जारी पत्र का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने इस कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उतना ही समय देने का अनुरोध किया, जिसके बाद अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 13 अगस्त की दोपहर 2:30 पर अंतिम सुनवाई करने के आदेश जारी किए। 1 वर्ष से अधिक समय बाद परिवार से मिलने के लिए फरलो के तहत अवकाश के लिए सेंट्रल जेल में सजा भुगत रहे डॉन अरुण गवली द्वारा डीआईजी के पास आवेदन किया गया था, किंतु अर्जी ठुकराने के बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से शपथ पत्र दायर करने के लिए 1 सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया गया। याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अली ने कहा कि इसके पूर्व याचिकाकर्ता को 4 बार फरलो और 5 बार पेरोल का अवकाश प्रदान किया गया है। प्रत्येक समय याचिकाकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर जेल अधिकारी के समक्ष संपन्न किया है। यहाँ तक कि किसी भी समय याचिकाकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया। इसी तरह मामले के शिकायतकर्ता या गवाहों के खिलाफ भी कोई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया है। केवल संदेह के आधार पर किसी अर्जी पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। इसके पूर्व भी याचिकाकर्ता को फरलो दिए जाने के बाद किसी तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि इसके पूर्व जिस समय याचिकाकर्ता को अवकाश दिया गया उस दौरान याचिकाकर्ता की पत्नी के खिलाफ पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि 24 जनवरी 21 को फरलो के लिए आवेदन किया गया था, किंतु 3 माह तक इस पर किसी तरह का निर्णय नहीं किया गया। हमेशा की तरह पुलिस विभाग की खुफिया रिपोर्ट का हवाला देकर केवल फरलो का अवकाश देने से इनकार किया गया है। 11 अप्रैल को अर्जी ठुकराए जाने के बाद मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने कृषि उत्पन्न बाजार समिति के प्रशासक राजेश भूसारी के कार्यकाल की 1 वर्ष अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी को अभयदान दिया जा रहा है। उन्होंने सहकार मंत्री बालासाहेब पाटिल से मुलाकात कर तत्काल भूसारी का तबादला करने की मांग की है, ताकि उन पर लगे आरोपों की निष्पक्षता से जांच हो। खोपड़े ने बताया, पाटिल ने उन्हें तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन भूसारी की कार्यावधि फिर 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, यह समझ से परे है। बीते 6 वर्ष से भूसारी कार्यरत है। अनेक अच्छे प्रशासक एपीएमसी में आ चुके हैं, फिर भूसारी को ही दोबारा यहाँ लाया गया है। वर्ष 2017 में आर्थिक घोटाला, कोल्ड स्टोरेज गाला वितरण में गड़बड़ी, बकरा मंडी के 51 लाइसेंस धारियों का नियम विरुद्ध नवीनीकरण करने का कारनामा भूसारी ने किया था। भूसारी के कारण सरकार का 50 करोड़ रुपए का राजस्व डूबा, जिसे जांच के लिए खंडागले समिति पिछले दिनों गठित की गई है। इसके बावजूद उनकी कार्यावधि बढ़ाई गई। खोपड़े ने आरोप लगाया कि बकरा मंडी की लगभग 5 एकड़ जमीन पर शेड रोड, मैदान विकास, इलेक्ट्रिक आदि के कार्य बिना टेंडर निकाले गए हैं। पद का दुरुपयोग करते हुए 2 अधिकारियों को सक्षम न होते हुए अतिरिक्त चार्ज दिया।
ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का काम किसके दबाव पर किया जा रहा, यह समझ से परे है। उन्होंने ऐसे अधिकारी को जिले के बाहर तबादला करने की मांग की। कहा कि अधिकारी यहाँ रखे गए तो जांच में बाधा उत्पन्न होगी। अमरावती जिले में मूसलाधार बारिश के चलते जिले में बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हो गई थी, जहां बाढ़ के कारण बहकर आए कचरे से गंदगी को देखते हुए किसी तरह की बीमारी ना फैले, इस कारण उस परिसर में स्वच्छता की जाए। इस बात के निर्देश अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने दिए हैं। गौरतलब है, अमरावती जिले में पिछले दिनों भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ था। इसी कारण जिले के दहेगांव रेंचा गांव के बांध क्षतिग्रस्त होने से बाढ़ जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी। इस कारण खेती में फसल का नुकसान और लोगों के घरों का नुकसान बड़ी मात्रा में हुआ। साथ ही गंदगी का भी बड़े पैमाने पर साम्राज्य परिसर में फैल गया है। इस परिस्थिति से कोई बीमारी का संचार न हो, इस कारण पालक मंत्री ने परिसर की स्वच्छता के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आज आम्ही दर्यापूर अंजनगावचा दौरा केला। मागच्या वेळेला आम्ही अमरावती आणि भातकुली या भागामध्ये पूरग्रस्त पाहणीसाठी दौरा केला आणि असं लक्षात येत आहे की ही पहाडावरनं जे पाणी येतं ते खूप मोठ्या प्रमाणात, अक्षरशः ढगफुटी या ठिकाणी झाली। शेतीचं नुकसान मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेलं दिसतं आहे। आपण आता इथे संत्र्याच्या बागेमध्ये आहोत, जसं काही सडा पडलेला आहे संत्र्यांचा। या ठिकाणी हानी तर झालेलीच आहे, पण शेतीला पण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान इथे झालेलं दिसतंय। घरामध्ये सुद्धा पाणी आणि खूप सारी लोकांना इथं खरोखर खूप त्रास झालेला आहे या पाण्याचा। खादी ग्रामोद्योग आयोग के केंद्रीय सदस्य जयप्रकाश गुप्ता ने कहा कि टर्नवुड शिल्पकारी प्रशिक्षण की तरह ही नागपुर शहर में आने वाले दिनों में कुम्हार समाज के लिए भी एक बचत गट बनाकर उन्हें भी मुफ्त में प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के साथ एक टूल किट भी दी जाएगी। साथ ही कारपेंटर का क्लस्टर बनाकर इनको रोजगार देने हेतु आर्थिक मदद खादी आयोग द्वारा की जाएगी। खादी आयोग के मंडलीय कार्यालय तथा सक्षम नवीन्यपूर्ण सहकारी संस्था के संयुक्त तत्वावधान में टर्नवुड शिल्पकारी में 20 दिन का प्रशिक्षण नागपुर स्थित लालगंज झाड़े चौक शालीग्राम सभागृह में आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण का उद्घाटन जयप्रकाश गुप्ता के हस्ते किया गया। कार्यक्रम में प्रमुखता से खादी ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक राजविंद्र महेंद्रकर, राजेंद्र खोंडके, संस्था के संचालक तथा पूर्व पार्षद भास्कर पराते, खादी ग्रामोद्योग आयोग के दिनेश चाहर, आशा चाहंदे उपस्थित थे। भास्कर पराते ने नागपुर शहर की महिलाओं के लिए अगरबत्ती क्लस्टर स्थापित करके सभी को मशीनरी देने की अपील की तथा खादी प्राकृतिक पेंट को जीएसटी मुक्त करा के सभी शासकीय, निम शासकीय सरकारी विभागों में खादी प्राकृतिक पेंट को अनिवार्य करने की मांग की। जयप्रकाश गुप्ता ने कहा कि जल्द ही आने वाले 7 अगस्त को खादी की योजनाओं की सविस्तर जानकारी हेतु 1 दिवसीय मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।